कहानियाँ भले ही लेखक की काल्पनिक रचना हो, लेकिन लेखक के अपने समय के यथार्थ के अनुभव इन कहानियों में शामिल होते हैं और कई बार तो कहानियाँ समाज के खुरदरे यथार्थ को और स्पष्ट रूप में हमारे सामने रखती हैं। ऐसी ही एक कहानी आज हम पढ़ेंगे, सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी की एक यथार्थपरक कहानी है और एनसीईआरटी के कक्षा 12वीं हिंदी आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ने के लिए प्रस्तावित है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मनोहर श्याम जोशी की कहानी सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग कहानी पीढ़ी अंतराल की समस्या को यानी जनरेशन गैप की समस्या को बड़े ही सरल और स्पष्ट रूप में रोजमर्रा के जीवन के छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से सफलतापूर्वक व्यक्त करती है। इस कहानी में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिल्वर वेडिंग यानी शादी की 25वीं सालगिरह के माध्यम से पीढ़ी अंतराल को व्यक्त करने का एक पूरा उपक्रम कहानीकार ने किया है। कहानी में दो तरह के पात्रों का चयन किया गया है। एक वो पात्र जो पिछली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं और कुछ ऐसे पात्र जो नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहानी के प्रमुख पात्र यशोधर पंत और उनकी यादों में बसे हुए उनके गुरु कृष्णानंद पांडे ये पिछली पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं और वहीं पर यशोधर पंत के कार्यालय में उन्हीं के नीचे काम करने वाले युवा कर्मचारी और उनके घर में उनके बच्चे नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। यशोधर पंत की पत्नी यद्यपि संस्कारों से पुरानी पीढ़ी की है, लेकिन फिर भी तमाम परिस्थितियों वश वह अपने बच्चों यानी नई पीढ़ी की तरफदारी करती है और न केवल तरफदारी करती है बल्कि उनके विचारों से भी अपनी सहमति दर्ज कराती है। कहानी में रोजमर्रा के जीवन के छोटे छोटे अनुभवों के माध्यम से, छोटे छोटे मुद्दों के माध्यम से नई पीढ़ी और पिछली पीढ़ी के बीच के अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। कहानी में दिखाया गया है कि किस प्रकार नई पीढ़ी और पिछली पीढ़ी के इस अंतर के कारण पिछली पीढ़ी पीछे छूट जाती है और अपने ही घर में अपनों के बीच में ही एक अजनबी होने का बोध उनके भीतर जागृत होता है, जबकि नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी के बोझ से पूरी तरह मुक्त होती है और निरंतर आगे की ओर बढ़ती रहती है। तो आइए देखते हैं इस कहानी का सारांश। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी की एक यथार्थपरक कहानी है जिसमें बदलते सामाजिक परिस्थितियों में पीढ़ी अंतराल यानी जनरेशन गैप की समस्या को रोजमर्रा के अनुभवों से जोड़कर बड़े ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कहानी के प्रमुख पात्र सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत यशोधर पंत और उनकी यादों में बसे उनके पूर्व सीनियर किशन दा जहां पिछली पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं, वहीं उनके ऑफिस में उनके नीचे कार्य करने वाले युवा कर्मचारी तथा घर में उनके बच्चे नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। यशोधर बाबू की पत्नी संस्कारों से पिछली पीढ़ी की होते हुए भी विचारों और आचरण से नई पीढ़ी का समर्थन करती है। इसके लिए कहीं न कहीं उसकी मातृसुलभ ममता एवं नई पीढ़ी के दौर में महिलाओं को मिल रही आज़ादी की लालसा ही प्रमुख कारण है। दफ्तर में सेक्शन अफसर यशोधर पंत ने जब आखिरी फाइल का काम पूरा किया तो दफ्तर की घड़ी में 5:25 हुए थे। वे अपनी घड़ी सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए वे दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त बताते हैं। इनके कारण ही अधीनस्थों को भी 5 बजे के बाद भी रुकना पड़ता है। वापसी के समय वे किशनदा की उस परंपरा का निर्वाह करते हैं जिसमें जूनियरों से हल्का मजाक किया जाता है।
दफ्तर में नए असिस्टेंट चड्ढा की चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। उसने थोड़ी बदतमीजी पूर्ण व्यवहार करते हुए पंत जी की चूनेदानी यानी घड़ी का हाल पूछा। पंत जी ने उसे जवाब दिया। फिर चड्ढा ने पंत जी की कलाई थाम ली और कहा, ये तो पुरानी है, अब तो डिजिटल जापानी घड़ी ले लो, सस्ती मिल जाती है। पंत जी उसे बताते हैं कि यह घड़ी उन्हें शादी में मिली है। यह घड़ी भी उनकी तरह ही पुरानी हो गई है। यह क्या कम है कि अभी तक यह सही समय बता रही है। इस तरह जवाब देने के बाद एक हाथ बढ़ाने की परंपरा पंत जी ने अल्मोड़ा के रैमजे स्कूल में सीखी थी। ऐसी परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां पहली बार दिल्ली आए यशोधर को शरण मिली थी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ी लड़कों को अपने यहाँ आश्रय देते थे। पंत जी जब दिल्ली आए थे तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। उन्होंने यशोधर को कपड़े बनवाने व घर पैसा भेजने के लिए 50 रुपए दिए थे। इस तरह वे किशनदा की स्मृतियों में खो गए। तभी चड्ढा की आवाज से वे जागृत हुए और मेनन द्वारा शादी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहने लगे, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मेनन ने फौरन हिसाब लगाकर उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई दी। यशोधर बाबू खुश होते हुए झेंपे और झेंपते हुए खुश हुए। फिर भी वे इन सब बातों को अंग्रेजों के चोंचले बताते हैं, किंतु चड्ढा उनसे पार्टी के नाम पर चाय, मट्ठी व लड्डू की मांग करता है। यशोधर जी 10 रुपए का नोट चाय के लिए दे देते हैं, परंतु उन्हें पार्टी करना समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड लगता है। अतः सारे सेक्शन के आग्रह पर भी वे चाय पार्टी में शरीक नहीं होते हैं। चड्ढा के जोर देने पर वे 20 रुपए और दे देते हैं, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं होते हैं। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उनकी परंपरा के विरुद्ध है। यशोधर बाबू ने इधर रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनने या स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपना ली है। यह बात उनकी पत्नी व बच्चों को अखरती है कि क्या वे इतना बुजुर्ग हो गए हैं कि अभी से रोज मंदिर जाएं। बिड़ला मंदिर से उठकर वे पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीदते हैं। इसी समय वे मिलने वालों से मिलते भी हैं। इस तरह ऑफिस से 5:30 बजे छूटने के बावजूद वे घर पर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते हैं। यशोधर बाबू जब बिड़ला मंदिर जा रहे थे तो उनकी नज़र किशनदा के 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पर पड़ी। अब वहाँ 6 मंजिला मकान बन रहा है। यशोधर बाबू को बहुमंजिली इमारतें अच्छी नहीं लगती। यही कारण है कि उन्होंने उनके पद के अनुकूल एंड्रयूजगंज लक्ष्मी नगर पर D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफर भी स्वीकार नहीं किया और वे यहीं बसे रहना चाहते थे। जब उनका क्वार्टर टूटने लगा तब उन्होंने शेष क्वार्टर में से एक अपने नाम अलॉट करवा लिया और किशनदा की स्मृति के लिए यहीं रहना चाहते थे। पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी व बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने लगा है। इसी वजह से उन्हें घर जल्दी लौटना अच्छा नहीं लगता था। उनका बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पर लग गया था। यशोधर बाबू को यह भी समहाउ इम्प्रॉपर लगता था, क्योंकि यह कंपनी शुरू में ही 1,500 रुपये प्रति माह वेतन देती थी, जबकि खुद यशोधर बाबू वर्षों की नौकरी के बाद अब इतना पाते हैं। उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। उनका दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था। पिछली बार उसका चयन एलाइड सर्विसेज के लिए हो गया था, फिर भी ज्वाइन न करना उनको अच्छा नहीं लगा। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। उनकी एकमात्र बेटी
शादी से इनकार करती है। साथ ही वह भी डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी देती है। वे अपने बच्चों की इस तरक्की से खुश हैं, परंतु उनके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। यशोधर की पत्नी संस्कारों से आधुनिक नहीं है, परंतु बच्चों के दबाव से वह मॉडर्न बन गई है। शादी के समय भी उसे संयुक्त परिवार का दबाव झेलना पड़ा था। यशोधर ने उसे आचार व्यवहार के बंधनों में रखा था। अब वह बच्चों का पक्ष लेती है तथा खुद भी अपनी सहूलियत के हिसाब से ही यशोधर बाबू की बातें मानने की बात कहती है। तो यशोधर बाबू उसे शनेल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़े मुहासे लोग करें तमाशे कह करके उसके विद्रोह का मजाक उड़ाते हैं, परंतु वास्तव में खुद ही तमाशा बनकर रह गए हैं। किशनदा के क्वार्टर के सामने खड़े होकर वे सोचते हैं कि काश वे भी शादी न करके पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देते तो कितना अच्छा होता। यशोधर बाबू ने सोचा कि किशनदा का बुढ़ापा कभी सुखी नहीं रहा। उनके तमाम साथियों ने मकान लिए। रिटायरमेंट के बाद किसी ने भी उन्हें अपने पास रहने की पेशकश तक नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू भी यह पेशकश नहीं कर पाए, क्योंकि वे शादीशुदा हो गए थे और क्वार्टर में परिवार के साथ रहा करते थे। किशनदा कुछ समय किराए के मकान में रहे और फिर अपने गांव लौट गए। साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई थी। यशोधर बाबू ने जब उनकी मृत्यु का कारण जानना चाहा तो पड़ोसियों से जवाब मिला, पता नहीं, जो हुआ हो। वे किशनदा की यह बात याद करते थे कि जिम्मेदारी पड़ने पर हर व्यक्ति समझदार हो जाता है। वे मन ही मन यह स्वीकार करते थे कि दुनियादारी में उनके बीवी बच्चे अधिक सुलझे हुए हैं, परंतु वे अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकते। वे मकान भी नहीं लेंगे। किशनदा कहा करते थे कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उसमें रहते हैं। रिटायरमेंट होने पर गांव के पुश्तैनी घर चले जाओ। वे इस बात को आज भी सही मानते हैं। हालांकि उन्हें पता है कि गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर अनेक लोगों का हक है। उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट से पहले कोई लड़का सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके पास ही रहेगा। ऐसा न होने पर क्या होगा? पत्नी के इस सवाल पर इसका जवाब उनके पास नहीं होता, पर इतनी दूर तक सोचना उनकी आदत नहीं है। आज बिड़ला मंदिर के प्रवचनों में उनका मन नहीं लगा। उम्र ढलने के साथ किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। मन के विरोध को भी वे अपने तर्कों से खत्म कर देते हैं। गीता के पाठ में अचानक जनार्दन शब्द सुन करके उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आती है। उनकी चिट्ठी से पता चला था कि वे बीमार हैं। यशोधर बाबू अहमदाबाद जाना चाहते थे, परंतु पत्नी व बच्चे उनका विरोध करते हैं। यशोधर खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं तथा बच्चों को भी वैसा बनाने की इच्छा रखते हैं। किंतु उस दिन हद हो गई जिस दिन कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को पैसे भेजना है तो इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तो पैसा नहीं दूंगा। यशोधर की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा। मां के मरने के बाद विधवा बुआ ने यशोधर को पाल पोसकर बड़ा किया। मैट्रिक पास करके दिल्ली में किशनदा के पास रहे और किशनदा भी कुंवारे थे तथा उन्हें भी कुछ नहीं पता था, अतः वे नए परिवर्तनों से वाकिफ नहीं हो सके। उन्हें धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी पारिवारिक चिंतन में डूबे रहना अच्छा नहीं लग रहा था। शायद ध्यान लगाने का कार्य रिटायरमेंट के बाद ही ठीक रहता है। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। उनके जाने के बाद भी उनकी परंपराओं को निभाना, जैसे घर में होली गंवाना,
रामलीला के लिए क्वार्टर का एक कमरा देना, जनेऊ पनेऊ के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए घर बुलाना आदि कार्य वे पत्नी व बच्चों के विरोध के बावजूद करते रहते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि बच्चे उनसे सलाह लें, परंतु बच्चे उन्हें सदैव उपेक्षित करते हैं। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी चले गए। वे चाहते थे कि उनके लड़के घर का सामान खुद लाएं, परंतु उनकी आपसी लड़ाई से उन्होंने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। बच्चे चाहते थे कि वे इन घरेलू कामों के लिए नौकर रख लें। यशोधर को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं देता। क्या वह ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? उनके ऊपर वह हर काम अपने पैसे से करने की धौंस जमा देता है। घर में वह तमाम परिवर्तन अपने पैसों से कर रहा है। वह हर चीज पर अपना हक समझता है। सब्जी लेकर वे अपने क्वार्टर पहुंचे। वहां एक तख्ती पर लिखा था वाईडी पंत। उन्हें पहले गलत जगह आने का धोखा हुआ। घर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें थी तथा लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागजों की झालरें व गुब्बारे लटक रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी व बेटी को बरामदे में खड़ा देखा, जो कुछ मेम साहबों को विदा कर रही थी। लड़की जीन्स व बगैर बाह का टॉप पहने हुए थी। पत्नी ने होठों पर लाली व बालों पर खिजाब लगाया हुआ था। यशोधर को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। यशोधर चुपचाप घर पहुंचे तो बड़े बेटे ने सिल्वर वेडिंग के दिन भी देर से आने की उलाहना दी। यशोधर ने शर्मीली सी हंसी हंसते हुए पूछा कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर के दूर के भांजे ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1500 महीने कमाने लगा है तब से। यशोधर जी को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें यह मलाल था कि सुबह ऑफिस जाते समय तक किसी ने भी उनसे इस आयोजन की चर्चा नहीं की थी। उनके पुत्र भूषण ने जब अपने मित्र सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय करवाया तो उस समय उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वे सुसंस्कारी कुमाऊनी ब्राह्मण हैं, तथापि विलायती रीति रिवाज से भी अच्छी तरह परिचित होने का एहसास कराएं। बच्चों के आग्रह पर यशोधर बाबू अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए। फिर बेटी के कहने पर उन्होंने केक भी काटा, जबकि उन्होंने कहा, somehow I don't like all this। परंतु उन्होंने केक नहीं खाया क्योंकि इसमें अंडा होता है। अधिक आग्रह पर उन्होंने संध्या न करने का बहाना बनाया और पूजा में चले गए। आज उन्होंने पूजा में भी देर लगाई ताकि अधिकतर मेहमान चले जाएं। यहाँ भी उन्हें किशनदा दिखाई दिए। उन्होंने पूछा कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए? किशनदा मानो उनसे कह रहे थे कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे वो गृहस्थ हों या ब्रह्मचारी, अमीर हों या गरीब, शुरू और आखिर में सब अकेले होते हैं। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम हैं और वह यह बताने में भी कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा क्या रवैया होना चाहिए। किशनदा अकेलेपन का राग अलाप रहे हैं। उनका मानना था कि यह सब माया है। जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। इस बीच यशोधर की पत्नी ने वहां आकर झिड़कते हुए पूछा कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे? मेहमानों के जाने की बात सुनकर वे लाल गमछे में ही बैठक में चले गए। बच्चे इस परंपरा के सख्त खिलाफ थे। उनकी बेटी इस बात पर बहुत झल्लाई। टेबल पर रखे हुए प्रेजेंट खोलने की बात कही गई। भूषण उनको खोलता है।
कि यह उनकी ड्रेसिंग गाउन है। सुबह दूध लाने के समय आप फटा हुआ पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, वो बुरा लगता है। बेटी पिता का पायजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक आती है। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई कि आप इसे पहनकर दूध लेने जाया करो। वह स्वयं दूध लेने की बात नहीं कर रहा है। इस तरह कहानी में यशोधर बाबू के माध्यम से पिछली पीढ़ी के उस द्वंद्व को भी दिखाया गया है, जिसमें एक तरफ पिछली परंपराओं मान्यताओं के प्रति मोह और उसे निभाने की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी के साथ कदम मिलाने की अनचाही कोशिश भी है। वहीं नई पीढ़ी इस तरह के द्वंद्व से मुक्त परिस्थितियों के अनुसार नए को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। कहानी के दो जुमले, जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, पिछली पीढ़ी के द्वंद्व को व्यक्त करने में प्रभावी साबित हुए हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव में अकेले रहने वाले किशनदा की रहस्यमय मृत्यु के कारण से उपजा जुमला जो हुआ होगा पिछली पीढ़ी को नई पीढ़ी से जुड़ने और उसमें अपने भविष्य की उम्मीद देखने के लिए मजबूर करता है। वहीं नई पीढ़ी के समहाउ इम्प्रॉपर लगने वाले व्यवहार उन उम्मीदों पर पानी फेरते हैं। पिछली पीढ़ी का यह द्वंद्व ही उसके दुखों का कारण है, जो उसे अपनों के बीच में भी अकेला होने का बोध कराता रहता है। इसके अतिरिक्त कहानी में जीवन मूल्यों की टकराहट को भी व्यक्त किया गया है, जिसमें रिश्ते किस तरह सहज मानवीय संबंधों पर आधारित होने की जगह उपयोगिता पर आधारित होते जा रहे हैं। तो ये रहा मनोहर श्याम जोशी की कहानी सिल्वर बेडिंग का सारांश। इस कंटेंट का PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।